अपने आप में अनगिनत धरोहर समेटे है दक्षिण भारत। यहाँ की परंपराएं, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के सदियों से खड़े हुए मंदिर और यहाँ की सभ्यता, ये सब कुछ मुझे हमेशा से बहुत ही अट्रैक्ट करती रही है। दक्षिण भारत में कई बार जा चुकी हूँ। पहली बार जब मैं 5 साल की थी तो मैं अपने पापा के साथ गई थी और कूदते फांदते हुए मरीना बीच पर मैंने और मेरी दोस्त एरा ने बहुत मजे किए थे। दूसरी बार जब मैं दक्षिण भारत गई तो मैं अपने स्कूल की ओर से गई और इस बार मैं अपनी ढेर सारी फ्रेंड्स के साथ गई थी और ढेर सारी टीचर्स भी, जो काफी कुछ हमें डांट रही थी क्योंकि हम हर बार बीच पर जाकर समंदर में खेलना चाहते थे और वो बेचारी हमारे शौक से डरी हुई थी। लेकिन उस वक्त मुझे टीचर्स का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरा मन हमेशा सी बीच पे बैठने का होता था। देखिए, जब पापा के साथ में गई थी दक्षिण भारत तो मैं बहुत ही आराम से गई थी और बहुत कुछ मुझे याद नहीं है सिवाय इसके कि तिरुपति बालाजी के हमने बहुत ही खूबसूरत दर्शन किए थे उस वक्त, क्योंकि हमें प्रेस कोटे से वीवीआईपी दर्शन मिले थे। तो हम तिरुपति जी के ठीक सामने खड़े होकर दर्शन कर चुके थे। 5 साल की उम्र की भी ये बात मुझे याद है। जब मैं स्कूल के साथ गई तब मैंने दक्षिण भारत को जम करके घूमा। जब मैं पहली बार दक्षिण भारत गई थी तब हमारा ठिकाना मद्रास था, यानी चेन्नई। जब मैं दूसरी बार अपने स्कूल के साथ गई तब भी चेन्नई मद्रास ही था और वही हमारा सेंटर पॉइंट था। मद्रास स्टेशन पे उतरते ही हमने बस हायर करी थी और ये बस हमारे साथ अगले 10 दिन तक रहने वाली थी। बड़ा मजा आता था। क्या था कि ये बस कहीं भी रोक देते थे एक हॉल टाइप की जगह पे जहाँ हम सबको जमीन पे सोना पड़ता था और वहाँ पर तैयार होने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता था और अगर मिल भी जाता था तो सुखाने का टाइम नहीं मिलता था। तो हम बस के पीछे वाले हिस्से पे अपने कपड़े डाल देते थे ताकि जब तक बस चलती रहे तब तक कपड़े सूख जाएं। उस ट्रिप पे मैंने बहुत खूबसूरत जगह देखी। जब मैं कोडाई कनाल गई तो वहाँ पर बादलों ने बहुत अटखेलियां करी थी हमारे साथ। कोडाई कनाल एक फ्रेंच कॉलोनी है। आज भी वहाँ पर फ्रेंच बंगलोज पाए जाते हैं और कोडाई कनाल की चढ़ाई शुरू होने से पहले ही लॉर्ड मुर्गन का एक मंदिर है। हम वहाँ पर एक ऐसी रोपवे से गए थे जो कि 90 डिग्री पर झुकी हुई थी। हम जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ऊपर खींचा गया था। मंदिर एक बार फिर से पहाड़ी के ऊपर बना था और बहुत सुंदर था। एक और बड़ी मीठी सी याद है, जब हम केरल की ओर बढ़ रहे थे तो जब हमारी बस एक वाटरफॉल के पास पहुंचने वाली थी तो बस के ड्राइवर ने अचानक बस में ब्रेक लगाया और वो कहीं नीचे उतर के चला गया। केरल में केले बहुत होते हैं तो हमारी टीचर्स ने बहुत बड़े बड़े बंचेस लेकर बस पे टांग दिए थे ऊपर। आपको पता है क्या हुआ? ढेर सारे बंदर अचानक हमारी बस में घुस गए और वो सारे केले उठाकर ले गए और नीचे बैठकर एक एक केला खाया और उसके छिलके को हवा में उछाला। भगदड़ मच गई थी हमारी बस के अंदर। लेकिन वो जो वाटरफॉल थोड़ी देर बाद आया था वो बहुत खूबसूरत था। काफी हरा भरा था केरल और शायद रिटर्निंग मॉनसून का टाइम था, इसलिए हमेशा हर जगह हमें काले काले बादल मिलते रहे जिससे समय कुछ और ही सुहाना हो जाता था। हमारी बस कभी रात को 11 बजे कहीं रुक जाती, कहीं दोपहर में रुक जाती और जब भी रुकती हमें फटाफट चप्पल उतार करके नीचे किसी मंदिर के दर्शन करने को बोला जाता था। वैसे इसी ट्रिप में मैं पौंडीचेरी भी गई थी और पौंडीचेरी जाकर मुझे लगा मैं भारत में तो हूँ नहीं। वो पूरा शहर जो छोटा सा प्यारा सा है उसकी एम्बियंस बिल्कुल अलग है। आज भी उस पर फ्रेंच कोलोनाइजेशन का असर काफी साफ दिखाई पड़ता है। हमारी टीचर्स हमें आनंद आश्रम ले गईं, जहाँ बैठकर हमसे ध्यान भी लगवाया गया और पौंडीचेरी से हमें रामेश्वरम के दर्शन कराए गए और रामेश्वरम से हमें कन्याकुमारी ले जाया गया, जहाँ पर पहली बार मैंने 3 समुंदर एक साथ मिलते हुए देखे।
और वहीं पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखा। आपको तो पता है ना कि कन्याकुमारी का सनराइज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और उस दिन न जाने क्या खास बात थी, हम सुबह जब 5 बजे जाकर किनारे खड़े हुए सी बीच पर, तो अचानक से पूरा आसमान काला था। शायद बादलों की वजह से था। और उसमें लाल आग का गोला जब धीरे धीरे समंदर से ऊपर निकला, हम तो एकटक निहारते ही रह गए। मन हो रहा था कि हमेशा के लिए ये सीन हमारी आंखों में कैद हो जाए, और हो भी गया। उस वक्त कैमरास रोल वाले होते थे, तो फोटो तो हम ज्यादा नहीं खींच पाए, और जो खींची भी आज की तारीख में वो मेरे पास है नहीं। पर उस सनराइज की जो खूबसूरती थी वो मेरे साथ ठहर गई। अब आते हैं 2004 की यादों पर। मद्रास अब चेन्नई हो चुका था। फ्रेश जॉब था, फ्रेश इंसेंटिव आया था, तो एक फ्रेश प्लान बनाकर मैं फिर से इस बार दक्षिण भारत गई और मेरा सेंटर पॉइंट मैंने चेन्नई बनाया। तो मेरी आइटिनरी कुछ ऐसी थी कि पहले हम एक दिन चेन्नई में रुकेंगे, फिर वहां से हम मदुरई जाएंगे, मदुरई से हम रामेश्वरम जाएंगे और रामेश्वरम से हम कन्याकुमारी आएंगे। चेन्नई में जब मैं रुकी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ चेन्नई के बीचेस को एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि मुझे वो बचपन की और अपने टीचर्स के साथ वाली याद थी कि हमने मरीना बीच पर कितना मजा किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मरीना बीच इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। मतलब आप चलते चले जाइए, समंदर काफी देर में आता है। लेकिन चेन्नई में ही एक और बीच है, एलियट बीच। यहाँ पर समंदर तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूर चलना नहीं पड़ता है। और पता है, समंदर के ही किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा महालक्ष्मी का टेम्पल भी है। तो शाम की आरती के वक्त में हम समंदर के किनारे इडली और कॉफी का आनंद उठा रहे थे और अगले दिन प्लानिंग कर रहे थे गोल्डन बीच जाने की। गोल्डन बीच वही बीच है जहाँ पर ढेर सारी शूटिंग्स होती हैं। हमें तो हमारे ड्राइवर साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ जब जाएंगे तो आपको किसी ना किसी पिक्चर की शूटिंग होती हुई मिल ही जाएगी। और यकीनन जब हम गए वहां पर, तो वहां पर ढेर सारे रिफ्लेक्टर्स हमारा इंतजार कर रहे थे। अरे हम पर रिफ्लेक्शन डालने के लिए नहीं, जो हीरो हीरोइन शूट कर रहे थे उनके ऊपर। तो हमें काफी मशक्कत के बाद सी बीच तक पहुंचने का मौका मिल गया। देखिए, समंदर तो हर जगह एक जैसा ही होता है, फर्क आता है तो बीचेस में आता है। और यहाँ का बीच बहुत खास नहीं था, पर यहाँ के बीच को सजाया बहुत अच्छे ढंग से गया है। ढेर सारी मूर्तियां लगाई गई हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हैं। इनफैक्ट इस बीच तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड भी है। ये बहुत ही भटकी सी यादें हैं ना, जो आज मैं आपसे अपने पॉडकास्ट में शेयर कर रही हूँ। क्या है कि मैं दक्षिण भारत कई बार जा चुकी हूँ और जब भी वहाँ जाती हूँ एक अलग ही याद लेकर लौटती हूँ। जैसे जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे मरीना बीच की याद रह गई। जब मैं अपनी स्कूल ट्रिप पे गई तो मुझे केरल याद रह गया। और जब मैं अपनी फैमिली के साथ गई तो मुझे रामेश्वरम याद रह गया। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी उस वक्त सुनामी को आए हुए सिर्फ 20 दिन ही बीते थे और पूरा दक्षिण भारत काफी सन्नाटे में था। तो जब हम रामेश्वरम पहुंचे थे उस वक्त रामेश्वरम के गवर्नमेंट लॉज में कोई भी शख्स नहीं था और जो रूम हमें मिला था उसकी खिड़की खोलते ही सामने समंदर दिखता था और जिसे देखकर दहशत होती थी। तो आप सवाल करेंगे कि ऐसे में हम गए ही क्यों? भाई, मैं उस वक्त इसलिए गई क्योंकि ऐसे टाइम पे डिस्काउंट्स काफी अच्छी मिल जाती हैं, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। और यही हुआ भी। रामेश्वरम का हमारा स्टे लॉज में बहुत ही अच्छा रहा और उससे भी ज्यादा खूबसूरत रहे रामेश्वरम के दर्शन। 22 कुंडों के जल से स्नान करना, रामेश्वरम के लॉन्गेस्ट गलियारे से गुजरते हुए मुख्य शिवलिंग के दर्शन करना
आदि शंकराचार्य जी को याद करते हुए मंदिर की परिक्रमा करना और हमारे एक धाम के इस दर्शन को करते हुए मन में ये एहसास आना कि जब आदि शंकराचार्य जी ने इन चारों धामों की स्थापना करी होगी तो उन्होंने कितना कुछ सोचा होगा। आप जब इन 4 धामों की यात्रा करते हैं तो इनफैक्ट आप एक तरह से पूरा भारतवर्ष घूम लेते हैं, है कि नहीं? टॉप पर बद्रीनाथ, दाईं ओर जगन्नाथ धाम, बाईं ओर द्वारकाधीश और एक्सट्रीम एंड पे रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक दिन ठहरने के बाद अब मैं कन्याकुमारी के लिए तैयार हो रही थी। तो इस पॉडकास्ट में तो मैंने आपसे इधर उधर कुछ बिखरी हुई यादों को शेयर किया, जो यादें मेरी दक्षिण भारत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगली बार जब मैं दक्षिण भारत में ही आपको ले चलूंगी तो मैं आपको एक एक करके सारी खूबसूरत जगहों का नजारा जरूर सुनाऊंगी। तो मेरे साथ अगले पॉडकास्ट में भी आप जरूर रहिएगा। दक्षिण भारत का ये टूर जो मैंने बार बार किया है, उसकी कई यादों को एक साथ यहाँ पर आपसे शेयर करा मैंने, यानी वीरा ने, मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में। तो अगली बार मिलने तक अपने देश की धरती, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के कल्चर को पहचानिए और उसकी रिस्पेक्ट करिए।